नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे। आज मैं उपस्थित हूँ BA द्वितीय वर्ष अनुवाद विज्ञान के पेपर को लेके। सैक का पेपर है, जो मेजर वाले हिंदी के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य पेपर होता है, अनुवाद विज्ञान का पेपर। ये पेपर आप लोगों के थोड़ा सा नया है। आप लोगों का ही कमेंट था कि इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए, क्योंकि आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ये पेपर आप लोगों के लिए नया पेपर है, तो जानते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको, अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं अनुवाद विज्ञान शीर्षक को। शीर्षक अनुवाद विज्ञान है। अनुवाद मतलब है ट्रांसलेशन से, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की जो प्रक्रिया है वो अनुवाद कहलाती है। विज्ञान मतलब है विशेष, वि मतलब विशेष, ज्ञान मतलब ज्ञान। विशेष ज्ञान से मतलब अनुवाद के संबंध में जो विशेष ज्ञान है कि अनुवाद कैसे किया जाए, इसका क्या मतलब, इसकी क्या परिभाषा है, क्या प्रविधि है, इन सब का ज्ञान प्राप्त करना अनुवाद कहलाता है। आप लोगों के यहाँ सिलेबस में जो अनुवाद का पेपर लगा हुआ है, ये सामान्य अनुवाद का पेपर है। इसमें आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई जाएंगी, जैसे अनुवाद का तात्पर्य क्या होता है, प्रकार क्या है ना, अनुवाद कैसे करते हैं, कौन कौन से अनुवाद को शामिल किया गया है। जैसे इकाई 1 में अनुवाद अनुवाद है और उसके प्रकार हैं, तो इकाई 2 में साहित्यिक अनुवाद के प्रकार दिए गए हैं, पर्यवेक्षक की भूमिका के बारे में दिया गया है। फिर तकनीकी अनुवाद शब्दावली क्या होती है ना, लोकोक्ति मुहावरों का अनुवाद कैसे होता है, आंचलिक शब्दों का अनुवाद कैसे होता है, लाक्षणिक पद प्रयोगों का प्रयोग कैसे होता है अनुवाद में, अनुवाद की संपादन प्रविधि कैसे होती है, क्या होती है, अनुवादक, एक अनुवादक अर्थात जो अनुवाद करता है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। और इकाई 4 में ये दिया गया कि विश्व भाषाओं के प्रमुख कृतियों के बारे में बताइए जिसका अनुवाद हुआ है, और अनुवाद करने की किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ये भी बताइए, इसमें दिया गया है कि भारत में अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र कौन कौन से जहाँ पर अनुवाद का काम करवाया जाता है। और लास्ट में इकाई 4 में एक टॉपिक है जिसका शीर्षक है कि हिंदी अनुवाद का भविष्य क्या है। आखिर ये पेपर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसमें आप जानोगे। तो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। इकाई 1 का ही विश्लेषण इस वीडियो में मैं करूँगी, इसलिए आपको थोड़ी सी गहराई से बातें बताने की कोशिश करूँगी। अनुवाद पेपर हमारे सिलेबस में क्यों लगा है। अनुवाद, आप लोगों को पता है कि अनुवाद जो होता है, ट्रांसलेशन, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की कला है या प्रक्रिया है जो अनुवाद की जाती है। मान लीजिए कोई हिंदी जानता है, इंग्लिश या अन्य जो भाषा है वो नहीं जानता है, तो अनुवाद के माध्यम से उसमें जो लिखी हुई रचनाएं हैं, जो भी ग्रंथ हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध ज्ञान की सामग्री है, उसको अगर अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया जाए, अर्थात जो भाषा आप जानते हैं, तो आप उन ज्ञान से रूबरू हो पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि हम दूसरी भाषा सीख कर तब ज्ञान अर्जित करेंगे, तो बहुत लंबा समय जाएगा और ये संभव नहीं है। अनुवाद क्या करता है, संप्रेषण का काम करता है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। तो ये अनुवाद की भूमिका है। अब हम आ जाते हैं सीधे अनुवाद का तात्पर्य। सिलेबस पे देखिए, इकाई 1 के अंतर्गत है अनुवाद का तात्पर्य क्या है। अनुवाद तात्पर्य का मतलब अनुवाद का अर्थ क्या है, अनुवाद का मतलब क्या, अनुवाद किसे कहेंगे। तो थोड़ा सा अनुवाद शब्द को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अनुवाद शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। अनु उपसर्ग है, वाद जो है वाद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कहना, ठीक है। और जो अनुपसर्ग, उसका मतलब होता है अनुसरण करने से, अनुगमन करने से है, पीछे पीछे चलने से है। तो दोनों को मिला दिया जाए तो कहा जाएगा कि अनुवाद कहने या बोलने के बाद जो बोलना होता है वो अनुवाद कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में अनुवाद को ट्रांसलेशन शब्द अर्थात लैटिन भाषा का शब्द ट्रांस प्लस लेसन से मिला के बना है ट्रांसलेशन, जिसका अर्थ होता है पार ले जाना। अर्थात अनुवाद में एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में ले जाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक भाषा में लिखी रचना को हूबहू दूसरी भाषा में ले जाने की प्रक्रिया अनुवाद कहलाती है, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं। आगे आप लोगों को समझ। अब आगे देखिए, आगे विविध प्रकार दिया हुआ है। विविध प्रकार में आपको दिया हुआ है भाषांतरण। ध्यान देना आप लोग, भाषांतरण। एक मिनट बच्चों, इसको हटाती हूँ मैं। भाषांतरण दिया है। भाषांतरण सारा अनुवाद, रूपांतरण में साम्य वैषम्य।
मतलब जो भाषा अनुवाद होता, भाषांतरण होता है, शारा अनुवाद होता है, रूपांतरण में क्या साम्य वैषम्य है। साम्य मतलब क्या समानता है, क्या असमानता। साम्य मतलब समानता, वैषम्य मतलब असमानता। अब पहले आप समझ लीजिए तो आपको खुद ही समानता और वैषम्य समझ आ जाएगा कि भाषांतरण किसे कहते हैं। भाषांतरण शब्द का तात्पर्य है, भाषांतरण, देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। भाषांतरण, भाषा का अंतर, भाषांतरण मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की प्रक्रिया या भाव भाषांतरण कहलाता है। आ रही बात समझ में? जैसे इंग्लिश से जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो जो भाषांतरण होता है, भाषा का रूप बदलता है और जो कथ्य है वो वही रहता है, तो वो भाषांतरण कहलाता है। ठीक है। सारा अनुवाद, सारा अनुवाद देखिए आप लोग, सारा अनुवाद का तात्पर्य सारांश से है। इसको भावानुवाद भी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि दोनों में एक ही मूल कथ्य का समग्रता में अनुवाद ना करके, इसकी जो परिभाषा ध्यान से सुनो आप लोग, फिर मैं समझाती हूँ। सारा अनुवाद को भावानुवाद भी कहते हैं क्योंकि दोनों में ही मूल कथ्य का समग्रता में अनुवाद ना करके शब्दों के पीछे मूल भावों को ग्रहण करके संप्रेषित किया जाता है। मतलब सारा अनुवाद वो अनुवाद होता है जो मूल कथ्य को पढ़ लिए, समझ लिए, उसके बाद जो उसका सारांश रूप है उसका हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में कर देने की प्रक्रिया जो है वो सारा अनुवाद कहलाती है। इसको भावानुवाद भी कहते हैं क्योंकि उसी तरीके से किया जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला है रूपांतरण। रूपांतरण भी अनुवाद की एक प्रक्रिया है जिसमें रूप परिवर्तित होता है। रूपांतरण से तात्पर्य वही है जो भाषांतरण से है। किसी भाषा से एक दूसरी भाषा में किया गया परिवर्तन ही रूपांतरण कहलाता है। तो बदलाव जो होता है वो रूपांतरण कहलाता है। तो आप लोग अब खुद समझना कि जो अनुवाद है, जो शब्द है भाषांतरण, सारा अनुवाद और रूपांतरण में क्या साम्य है, क्या समानता और क्या वैषम्य है, ये आप समझ जाएंगे अगर आप इन तीनों को समझ गए होंगे तो। आगे बढ़ते हैं। अनुवाद के प्रमुख प्रकार: कार्यालयीय अनुवाद, ज्ञान विज्ञान परख अनुवाद, विधिक अनुवाद और वाणिज्य अनुवाद। इससे क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये अनुवाद के प्रमुख प्रकारों में वर्णित किया गया। सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्यालयीय अनुवाद क्या है। कार्यालयीय अनुवाद आपको समझना चाहिए। मैं आपको कार्यालयीय हिंदी जो आपके सैक का पेपर लगा हुआ उसमें समझाया है मैंने आपको, क्योंकि वो राजभाषा हिंदी से संबंध है इसका। कार्यालय में जो कामकाज किया जाता है वो कार्यालयीय कामकाज होता है। कार्यालय में जो कामकाज किया जाता है जिस भाषा में, हिंदी भाषा में, उसे राजभाषा कहते हैं। तो कार्यालय अनुवाद जो भी होगा राजभाषा हिंदी को ध्यान में रख के किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अब राजभाषा हिंदी को ध्यान में रख के जो कार्यालयीय अनुवाद होगा, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, तो वो अनुवाद कार्यालयीय अनुवाद कहलाएगा। जैसे अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी में कार्यालयीय अनुवाद मुख्यतः किया जाता है। इसमें अभिधा का प्रयोग, जो कार्यालयीय अनुवाद होता है अभिधा का प्रयोग किया जाता है, एक रूपता का प्रयोग किया जाता है। अभिधा मतलब जो कहा जा रहा है उसका हूबहू वैसे ही शाब्दिक अनुवाद कर देना। एक रूपता हो जो हिंदी में वही अंग्रेजी में हो। और क्या हो, पारिभाषिक शब्दावली का विशेष ध्यान दिया जाता है। पारिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य है जो राजभाषा हिंदी है उसकी पारिभाषिक शब्दावली बनाई गई है। पारिभाषिक शब्दावली में जो हिंदी के लिए इंग्लिश शब्द दिया गया है या इंग्लिश के लिए जो हिंदी शब्द दिया गया है उसी को ध्यान में रख के जो अनुवाद किया जाता है ऑफिस के कार्य के लिए, वो अनुवाद कार्यालयीय अनुवाद कहलाता है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब देखते हैं साहित्यिक अनुवाद। साहित्यिक अनुवाद वह अनुवाद होता है जो साहित्य की लिखी गई रचनाओं का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है। साहित्यिक कहने के मतलब है जो साहित्य की किताबें हैं, चाहे कथा साहित्य हो या काव्य हो, जो भी रचनाएं हैं उसका जब एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है तो साहित्यिक अनुवाद कहा जाता है। साहित्यिक अनुवाद में जो स्रोत भाषा है वो इसमें यह देखा जाता है कि जो कथ्य है
पाठ का वो तो आए ही आए, जो कहानी है उसके साथ साथ जो उसका सौंदर्य शास्त्र है, उसके जो भाव हैं, उसके जो रूप हैं, उसके जो छंद हैं, लकार हैं, अलंकार, वो सब चीज़ें हूबहू आनी चाहिए। साहित्यिक अनुवाद करना टफ काम होता है, वो अनुवाद साहित्यिक अनुवाद कहलाता है। अगला है ज्ञान विज्ञान परख अनुवाद। ज्ञान विज्ञान से मतलब है साइंस से, विज्ञान से, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान ना, जीव विज्ञान या और भी जो विज्ञान हैं, मेन तो यही तीनों होते हैं। इसके अलावा जो विज्ञान है, विज्ञान की जो किताबें हैं उसका अगर इंग्लिश में विज्ञान है, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया जा रहा है। आप लोग देखोगे एनसीईआरटी की जो किताबें हैं ना 12वीं तक विज्ञान की अर्थात साइंस की, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलती हैं। तो उसमें आप लोग देखोगे जो ट्रांसलेशन हुआ है, हिंदी वर्जन पढ़ो फिर इंग्लिश वर्जन पढ़ो, तो दोनों के ट्रांसलेशन को आप समझ पाओगे, क्योंकि उसमें जो तकनीकी शब्द हैं उसको ध्यान में रख के प्रयोग किया गया है। क्योंकि विज्ञान का जो अनुवाद होगा उसमें आम बोलचाल की भाषा नहीं प्रयोग होगा, तकनीकी शब्दावली जो है उसको ध्यान में रख के जो अनुवाद किया जाता है उसे ज्ञान विज्ञान परख अनुवाद कहते हैं। विधिक अनुवाद का भी वही है, मेन जो डिफरेंसेस है वो यही। विधिक अनुवाद से तात्पर्य है कानून संबंधी, लॉ संबंधी जो नियम कानून हमारे बनाए गए हैं उसमें किस तरह से उसका अनुवाद किया जाना चाहिए। तो उसमें भी वही टेक्निकल जो उसकी शब्दावली है कानून की, उसको ध्यान में रख के और हूबहू अनुवाद किया जाता है, वो विधिक अनुवाद कहलाता है। जो कानून की किताबों का अनुवाद है एक भाषा से दूसरी भाषा में, वो विधिक अनुवाद कहलाता है। ठीक उसी प्रकार है वाणिज्यिक अनुवाद। वाणिज्यिक अनुवाद से तात्पर्य है कॉमर्स। वाणिज्य मतलब होता है कॉमर्स। कॉमर्स विषय जो बिजनेस का विषय है उन किताबों का हिंदी टू इंग्लिश जो अनुवाद है, या आप लोग देखोगे जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं वो जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी में पढ़ते हैं, जो इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो अगर दोनों का डिफरेंस जानना है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन को देखा जाए, एक ही लेखक की किताब, एक ही जो उससे आई हुई है प्रकाशन से, तो आपको उसका अनुवाद और उसके शब्दावली आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि टेक्निकल शब्द होते हैं, वाणिज्य की अपनी डिक्शनरी है, अपना शब्दकोश है, विधिक का अपना शब्दकोश है, ज्ञान विज्ञान का अपना शब्दकोश है, कार्यालय हिंदी का अपना शब्दकोश है, साहित्य का कोई शब्दकोश नहीं। साहित्य की भाषा आम बोलचाल की भाषा में भी आती है, भाव उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कुल मिला के ये कि जो टेक्निकल शब्द हैं या टेक्निकल विज्ञान है, विधि है, वाणिज्य, इसका टेक्निकल डिक्शनरी होती है, इनकी अपनी डिक्शनरी के अनुसार अनुवाद को सफल बनाया जाता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अनुवाद के शिल्पगत भेद। अविकल अनुवाद, जो अनुवाद है उसके शिल्प मतलब जो अनुवाद किया जाता है, कथ्य नहीं, उसका जो शिल्प है जिसमें बुना जाता है, भाषा है, शैली है, छंद है, अलंकार है, इन सब चीज़ों को शिल्प बोलते हैं। इसमें जो कथ्य है जो वो तो अर्थगत हो गया, लेकिन शिल्पगत ये हो गया जो लिखना है ना, रूप, अलंकार, छंद, उसके जो शब्द हैं, शब्दावली है, वो सब शिल्प के अंतर्गत आते हैं। तो कह रहे कि उसमें क्या लिटरेचर में किस तरह से अनुवाद होता है। तो जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है उसमें दिया गया भावानुवाद, छायानुवाद। भावानुवाद को ही छायानुवाद बोलते हैं, छायानुवाद को ही भावानुवाद बोलते हैं। आंसू अनुवाद आपको पढ़ना है, डबिंग अनुवाद पढ़ना है, कंप्यूटर अनुवाद पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखो, मैं आपको समझाती हूँ एक एक चीज़। सबसे पहले देखो भावानुवाद, ठीक है। भावानुवाद और छाया या छायानुवाद, मूल पाठ के भाव या अर्थ की छाया ग्रहण करके, अर्थात जो कोई मूल पाठ है हिंदी की रचना हो या इंग्लिश के, उसका जो मूल पाठ है, जो मूल टेक्स्ट है, उसको पढ़ लो, उसका जो भाव समझ में आता है, उसके भाव का मतलब जो है, भाव को ही, जो मूल टेक्स्ट है उसके भाव को ही छाया यहाँ कहा जा रहा है। जो अर्थ की छाया है वो भाव है। तो उसको समझ के, उसकी छाया को समझ के जो अनुवाद किया जाता है वह अनुवाद भावानुवाद या छायानुवाद कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखो, जहाँ ना समझ में आए आप लोग वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि मैं आराम से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये भी टारगेट है कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अगला है आशु अनुवाद। आशु अनुवाद, आशु मतलब होता तीव्र, शीघ्र अनुवाद जो होता है वो आशु अनुवाद की श्रेणी में आता है। जैसे जब दो व्यक्तियों के बीच के वार्तालाप को बारी बारी से एक दूसरे की भाषा में उनके कथन के तुरंत बाद अनुदित किया जाए, वो अनुवाद आशु अनुवाद कहलाता है। जैसे मान लो कोई स्पीकर है, वो स्पीच दे रहा है, उसको हिंदी नहीं आती है,
वो इंग्लिश में बोल रहा है, लेकिन वहाँ पे जो ऑडियंस बैठे हैं, जो जनता सुन रही है उस स्पीच को, वो सारी जनता हिंदी जानती है, इंग्लिश नहीं जानती है। तो ऐसे में हिंदी भाषी और इंग्लिश भाषी के बीच में होता है, जो दोनों भाषा को एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करता है। ऑडियंस जो बोल रहे हो हिंदी में बोलेंगे, वो इंग्लिश में जो स्पीच दे रहा है उसको तो समझ में इंग्लिश में ही आएगा। तो इन दोनों के बीच जो चीज़ों को मिलान करने का काम करता है, दोनों को कम्युनिकेट कराने का जो काम करता है, वो आशु अनुवादक होता है। वो लेक्चर को सुनता है इंग्लिश में, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर देता है। हिंदी वालों का जो जवाब होता है तुरंत सुन के तुरंत इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है। तो दोनों के बीच जो संवाद कराने की शैली है, जिस पे निर्भर होती है, वो अनुवाद आशु अनुवाद कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, आगे है डबिंग। डबिंग से मतलब है डब करने से, किसी की आवाज़ को डुप्लीकेट क्रिएट कर देना, किसी की वॉइस को डुप्लीकेट क्रिएट कर देना आशु अनुवाद डबिंग कहलाता है। जैसे आप लोग डबिंग में मूवीज़ देखते होंगे, इंग्लिश मूवी बनी है, साउथ इंडियन मूवी बनी हुई है, उनकी अपनी भाषा में, केरल भाषा किसी भी भाषा में बनी हुई है, उसको हिंदी में डब करके जब देखते हैं, वो जो शब्द होते हैं मतलब मशीन के द्वारा डब किए जाते हैं, लोगों के द्वारा तो बहुत कम ही होता है, मशीन के द्वारा डब किए जाते हैं, डबिंग भाषा कहलाती है। उस तरह का अनुवाद डबिंग के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर अनुवाद। कंप्यूटर अनुवाद से तात्पर्य कंप्यूटर से किया जाने वाला ट्रांसलेशन। आप लोग अभी देखो, अब तो कंप्यूटर और गूगल ट्रांसलेशन इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका है, या लोगों के फैमिलियर हो चुका है। अगर आप कोई चीज़ फ्रेंच में जानना चाहते हैं तो गूगल पे आप टाइप करिए हिंदी में और कन्वर्ट टू फ्रेंच कर दीजिए, तो फ्रेंच भाषा में हूबहू वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो कंप्यूटर के माध्यम से जो अनुवाद किया जाता है वो मशीन अनुवाद या कंप्यूटर अनुवाद कहलाता है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से जो एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है, वो अनुवाद कंप्यूटर अनुवाद कहलाता है। लेकिन एक चीज़ इसमें और जानना है, क्योंकि आप लोग अनुवाद पढ़े थे, कंप्यूटर अनुवाद दो तरह से होता है। एक तो हूबहू आपको कुछ नहीं आता, आपने अपने हिंदी वर्जन को कंप्यूटर गूगल में डाला और फ्रेंच क्लिक कर दिया, वो ट्रांसलेट हो गया और आपने उससे काम चला लिया, तो हो गया मशीन अनुवाद। दूसरा एक होता है जो हम अनुवादक है और हमें पता है सारा नियम कानून, कैसे अनुवाद किया जाता है, क्या उसकी शब्दावली, क्या शब्दकोश, सब कुछ पता है, लेकिन तो अनुवाद या वाक्य बनाने में, सेंटेंस बनाने में हमको दिक्कत आ रही है, तो हम हेल्प लेते हैं। जब हम सहायता लेकर अनुवाद करते हैं तो वो कहलाता है संगणकीय सहायक अनुवाद, अर्थात संगणक की सहायता से किया गया अनुवाद। तो ये हो गया अनुवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको इकाई 1 अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसके संबंध में जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आप बड़े अच्छे से कर पाएंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखना, 2-3 बार देखना, आपको सारी चीज़ें इकाई 1 के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं वो सब समझ में आ जाएगा। और अब मिलते हैं इकाई 2 के साथ। एक इकाई पे मैं वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अपने आप चीज़ों को कर सके अच्छे से। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।